अभी तक अपन ने मुद्रा और बैंक के बारे में पढ़ा। बैंक में भी अपन ने वाणिज्यिक बैंक देख लिया, उसके बाद अपन ने दोनों खातों के बारे में देखा। आज अपन देख लेते हैं अब केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक, प्रत्येक देश में जो केंद्रीय बैंक होती है वो उसकी सर्वोच्च बैंक होती है, सबसे बड़ी बैंक होती है। भारत में सबसे बड़ी जो अपनी केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है। तो प्रत्येक देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक, अलग अलग देशों की अपनी अपनी केंद्रीय बैंक है। भारत देश की जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है और इसे देश का शीर्ष बैंक भी कहते हैं। और ये जो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है, देश में जितनी भी वाणिज्यिक बैंक या दूसरी सहकारी बैंक वगैरह चल रही है उसके ऊपर नियंत्रण करना। अपन आगे भी इसकी परिभाषा देखते हैं। एक केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण की एक संस्था है। आज केंद्रीय बैंक वित्त की देश के मंत्रालय की ओर से सरकार के स्वामित्व में है। हालांकि यह खरीद और सरकारी ब्रांड और अन्य उपकरणों की बिक्री संभालती है, क्योंकि राजनीतिक निर्णयों केंद्रीय बैंक परिचालन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। बेशक सेंट्रल बैंक और सत्तारूढ़ शासन के बीच के रिश्ते की प्रकृति देश से देश में भिन्न होती है और समय के साथ विकसित करने के लिए जारी है। एक देश की मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली में नियामक और अधिकार होना चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो बैंक होती है वो राजनीति से बिल्कुल पृथक होती है। बैंक का अपना ही अलग एक सब कुछ चलता है, जिसके ऊपर सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके साथ उसका एक तालमेल जरूर रहता है। तो ये हो गई केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक के अपन कार्य भी देखेंगे। यदि इसको परिभाषा के रूप में अगर जो प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दे रखी है। जैसे प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की है। भारत में उक्त भूमिका रिजर्व बैंक अदा करता है। रिजर्व बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अब हम इसके कार्य को देख लेते हैं। कार्य देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयर धारकों के हाथों में था। इसीलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक थी वो उसका पूरा स्वामित्व राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक के वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हमने उनको 6 भागों के अंदर बांटने की कोशिश करी है। पहला, नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, क्रेडिट का नियंत्रक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और अन्य कार्य। एक एक कार्य को अपन देखेंगे। ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को ही बता रखा है, जैसे सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकर्स बैंक, इशूअर ऑफ करेंसी, क्योंकि मुद्रा का निर्गमन भी तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपए के नोट के अलावा सारा निर्गमन ये करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकर टू गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अपन कार्य देख रहे हैं। पहला कार्य, नोट जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही जारी करता है। अब इसके लिए रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखता है, जिसमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक मनचाही धनराशि को छाप दे, उसके पास भी उसके लिए कंट्रोलर रहता है। इन 200 करोड़ की धनराशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी मुद्रा छाप सकता है, यानी 200 करोड़ रुपए तो उसको अपने पास रिजर्व रखने ही है। हालांकि उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला कार्य हो गया नोट जारी करना।
नोट जारी करने के बाद जो अपना भारतीय रिजर्व बैंक का जो दूसरे कार्य को अपन लेंगे, भारत सरकार का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। क्योंकि भारत जो अपना भारतीय रिजर्व बैंक है वो सभी बैंकों का के ऊपर नियंत्रण रखता है। सभी राज्यों में जितने भी बैंक है उन सब के ऊपर नियंत्रण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। सरकारी जो ऋण की जो बात होती है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही होती है। तीसरा कार्य लेते हैं बैंकों का बैंक। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। राज्य में स्थित सभी बैंकों के ऊपर उनकी मौद्रिक नीतियों के ऊपर जो नियंत्रण है वो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक का ही होता है। चौथा अपन इसका कार्य देखेंगे क्रेडिट का नियंत्रण। बहुत अच्छी बात है कि साख को किस तरह से वो नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक का व्यापक उपयोग करता है। इसको मैं आगे आपको चार्ट के द्वारा बताऊंगी किस प्रकार मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक का उपयोग करके वो क्रेडिट को नियंत्रित करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है तो वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है। देखता है कि कोई मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है तो वो मुद्रा की मतलब पैसों का निर्गमन कम करता है मुद्रा का। और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी आती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। यानी मुद्रा का निर्गमन कम ज्यादा करके और वो रिजर्व बैंक भारत के अंदर पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता है। अगला कार्य लेंगे अपन, ये देखिए क्रेडिट नियंत्रण के तरीके जो मैंने आपको कहा था, दो तरीके हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक। गुणात्मक में बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा नियंत्रण होता है। और परिमाणात्मक के अंदर मार्जिन मनी में अंतर, क्रेडिट राशनिंग और नैतिक दबाव के द्वारा क्रेडिट का नियंत्रण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का अगला कार्य है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है। जब मार्केट में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है तो भारतीय रिजर्व बैंक उसको निर्गमन करता है, जिससे कि तो इसकी जो आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा बढ़ गई है तो रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीद लेता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का भी संरक्षण का कार्य करता है। अगला कार्य देखेंगे, इसमें अपन ने कई तरह के सारे जो अन्य कार्य के रूप में ले लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य विकास कार्यों को करता है। इस कार्य में कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन करना और उनका कार्यान्वयन करना जो कि नाबार्ड को स्थानांतरित किया जा सका। ये एक ऐसी संस्था है जो किसानों के हित के लिए है। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस प्रकार हमने भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे बहुत सारे कार्य लेकिन 6 कार्यों के अंदर उसको समेटा है। तो केंद्रीय बैंक जो कि देश की सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत के अंदर ये भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक का कार्य कर रही है। ये क्या है ये आपने देखा, इसके कार्य देखे। इस प्रकार अपन ने मुद्रा के कार्य, प्रकार, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक का हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगली जो बात है हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।